हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होते क्या हैं। अब ये देखिए, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें अच्छे से जान लेंगे, तभी ये चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप 2024 के लिए, तो देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी चैनल से आप अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सब कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन की 100% गारंटी है। आप 10 से 20 वीडियो देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, आप बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी यूपी का देना चाहते हैं, एम्स का देना चाहते हैं, राजस्थान का देना चाहते हैं, महाराष्ट्र का, कहीं का भी, या पैरामेडिकल का भी, तो कोई सिलेबस सेम है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी का जो आपका 12th एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 12th की बुक में आप जब पढ़ेंगे कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो फर्स्ट यूनिट में ही है। तो वहाँ पे हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके हैं अच्छे से और क्वेश्चन भी कर चुके हैं, क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, ये कंट्रासेप्टिव क्यों दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो वो चीज़ें हम लोग जानने के पहले थोड़ा सा रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, जब फीमेल्स जो होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, ये जो कंट्रासेप्टिव दिए जाते हैं ना, कंट्रासेप्टिव क्यों दिए जाते हैं, ये प्रेगनेंसी को मतलब रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी को जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो जब मान लीजिए गैर कानूनी तरह से अगर इच्छा के अनुसार ना प्रेगनेंसी हो तो उसको अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस कुछ होते हैं, कुछ दवा होती हैं, वो दिए जाते हैं। अब ये जान लीजिए, अब कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे क्या चीज़ होता है, जैसे टोटल कितनी प्रेगनेंसी जो होता है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, या फिर गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, GESTATION, गेस्टेशनल पीरियड बोला जाता है। क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, ये जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पीरियड पूछ लेगा या गेस्टेशनल पीरियड पूछ लेगा कि ये जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है कितने मंथ, अगर हो सकता है मंथ में पूछ ले, कभी कभी मंथ महीने में पूछ लेता है कितने मंथ तक होता है, कभी कभी हफ्ता में, वीक्स में पूछ लेता है, कभी कभी तो दिन में पूछ लेता है कि कितने डे का होता है। तो अगर मंथ का पूछेगा तो आप कितना लगाएंगे, 9 मंथ लगाएंगे। कभी कभी आपको 9 मंथ दे देता है, 9 महीने, 9 मंथ दे देता है ऑप्शन में, कभी 9 मंथ प्लस 7 डेज दे देगा। ये एग्जैक्ट है, 9 मंथ प्लस 7 डेज। 9 मंथ प्लस 7 डेज क्या होता है, ये पूरी प्रेगनेंसी, पूरा गेस्टेशनल पीरियड होता है। अगर सप्ताह की बात किया जाए तो 40 वीक्स आप कभी कभी देता है, कभी कभी 39, तो 40 वीक्स भी लिख सकते हैं या फिर 39 भी लिख सकते हैं। तो 39 से 40 वीक्स आपका ऑप्शन में मिल जाएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा। और दिन की बात किया जाए कि दिन में कितने होते हैं, टोटल डेज जो 9 मंथ का होता है, अगर दिन में पूछ तो 280 डेज होता है, ये आप लिख सकते हैं 280 डेज। एक बात तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ग्रेविडा किसको बोलेंगे, GRAVIDA, ग्रेविडा किसको बोलते हैं, तो ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को शो करता है। ऑप्शन में लिखा था कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब वो महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को ग्रेविडा बोलते हैं। रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये है ग्रेविडा। जैसे बोला जाता है कि प्राइमरी ग्रेविडा, सेकेंडरी ग्रेविडा, फिर उसके बाद ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, फिर नली ग्रेविडा, ये बोला जाता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं आप, एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, प्राइमरी ग्रेविडा बोला जाता है, प्राइमरी GRAVIDA, प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है कि ऐसी महिला जिसका अभी पहली बार प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली बार कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है, अब वो चेकअप कराने जब जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चेकअप कराने जाती है, तो वहाँ पे वो लिखा जाता है, वहाँ पे टेस्ट जब किया जाता है तो कि पूछा जाता है कि आप के ये जो कितनी, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं कि नहीं, तो वो लिखता है कि प्राइमरी ग्रेविडा। तो ग्रेविडा टर्म प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। और ये भी जान लीजिए कि प्री टर्म डिलीवरी भी पूछा जाता है, पोस्ट टर्म डिलीवरी ये पूछे जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री टर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं, प्री टर्म डिलीवरी, TERM, प्री टर्म DELIVERY,
प्री टर्म डिलीवरी मतलब प्री मीन्स पहले हो जाता है जब अभी पूरा कंप्लीट जो 9 मंथ 7 डेज हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो डिलीवरी हो जाए। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी हो जाए कब, डिलीवरी क्या हो जाएगा एट लेस देन 37 वीक, 37 वीक्स प्रेगनेंसी नहीं हुई है उसके पहले अगर क्या हो जाता है डिलीवरी हो जाती है। 37 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और पोस्ट टर्म डिलीवरी मतलब पोस्ट मीन्स बाद, मतलब जो डिलीवरी का समय है 9 मंथ 7 डेज उससे ऊपर हो जाए तो उसको पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ये जानते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई है ना। तो पोस्ट टर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं, पोस्ट टर्म डिलीवरी की अगर बात किया जाए तो पोस्ट टर्म डिलीवरी जो होता है वो अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो ग्रेटर देन 42 वीक्स के ऊपर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब अगर डिलीवरी किसी भी फीमेल्स में हो रही है तो उसको क्या प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है। 9 मंथ प्लस 7 डेज जब पूरा कंप्लीट हो जाती है तो देखिए एक लेबर की स्टेज चलती है, लेबर जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चे का जन्म होता है, पूरा लेबर प्रोसेस चलता है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि ये जो लेबर प्रोसेस चलती है इसमें कितने स्टेज टोटल होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें स्टेज चलती है, तो उसमें टोटल अगर बात किया जाए क्वेश्चन पूछेगा कि लेबर की कितनी स्टेज होती है तो 4 स्टेज आप लगाएंगे। अब इसमें एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इसमें जो सर्विक्स का डायलेशन होता है वो किस स्टेज में आता है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको बता देता हूँ कि स्टेज फर्स्ट में अगर लेबर का जो स्टेज फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है, ये चीज़ पहले देखिए। स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, पहले देखिए स्टार्ट होता है जब डिलीवरी होती है तो पहले यूट्राइन कंट्रक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, यूट्रस में जो कंट्रक्शन होता है ना उसी से तो बच्चा बाहर आता है, तो यूट्राइन कंट्रक्शन पहले शुरू होगा। यूट्राइन कंट्रक्शन जिसको संकुचन बोलते हैं हिंदी में। स्टेज देखिए इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, यूट्राइन कंट्रक्शन होगा स्टेज, फिर उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी होगा। क्या होगा, बच्चे की क्या होगी, डिलीवरी होगी। डिलीवरी ऑफ किसका होगा, फीटस का, बच्चे का होगा। फिर उसके बाद जो एंड होता है, लास्ट स्टेज होता है वो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बच्चे के जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होता है बच्चे को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको तो भी बाहर यूट्रस से बाहर आना है ना, तो प्लेसेंटा। तो ये स्टेज चलती है। अब इसमें पूछता है कि स्टेज फर्स्ट में क्या होता है। स्टेज जो फर्स्ट होता है यही तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, LONGEST, लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। सर्विक्स का, अब सर्विक्स क्या होता है ये सब चीज़ें तो बताया हूँ ना। सर्विक्स डायलेशन होता है। सर्विक्स का डायलेशन अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम सर्विक्स का डायलेशन कितना होता है तो 10 सेंटीमीटर होता है। फिर सेकेंड स्टेज की बात किया जाए कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में जो सर्विक्स का डायलेशन एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है फुल्ली। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी होती है। किसकी डिलीवरी होती है, बेबी का, DELIVERY, डिलीवरी ऑफ किसका, बेबी का। तो बच्चा इसमें बाहर आता है, डिलीवरी होती है, यूट्रस से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेज थर्ड की बात किया जाए तो स्टेज थर्ड की बात, जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद स्टेज शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज। कब ये थर्ड स्टेज शुरू होता है, जब फुल डिलीवरी या बेबी का जब पूरा जन्म हो जाता है तो थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है। ये थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा, PLACENT, प्लेसेंटा जो होता है ये बाहर आता है। और डिलीवरी के बाद लगभग 30 मिनट बाद, 15 से 30 मिनट बाद ये आता है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा कितने समय में यूट्रस से बाहर आता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, तो 15 to 13 मिनट। 13 मिनट एग्जैक्ट, अगर एक ही ऑप्शन देगा तो 13 मिनट आप लगाएंगे। हाफ आवर्स का मतलब 13 मिनट। 1 घंटे में 30 मिनट हो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 30 मिनट का तो हाफ आवर होगा, तो हाफ आवर भी दे सकता है ऑप्शन में और 30 मिनट भी दे सकता है। ये चीज़ हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है कि पोस्टपार्टम PPH ना हो जाए महिलाएं को, कुछ बीमारियां होती हैं तो वो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। तो ये सब चीज़ें समझ गए। अब ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन आपको समझने में काफ़ी हेल्प होगा और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या है। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो कंसीव करती है महिलाएं, क्या होता है, जब जान लीजिए मीटिंग होती है, इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स, COURSE, इंटरकोर्स क्या है। अब ये भी तो एक
होना चाहिए ना कि इंटरकोर्स मीन्स क्या होता है। इंटरकोर्स कहते हैं कि जब सेक्सुअल के लिए, सेक्स करने के लिए, सेक्सुअल के लिए अनआयन मतलब जब फीमेल्स और मेल्स मिलते हैं, किसके लिए, कपुलेशन के लिए, COPPCO ये सब टर्म पूछे गए हैं। कपुलेशन के लिए, सेक्सुअल अनआयन के लिए, इंटरकोर्स, ये सब एक सेम टर्म है, मतलब एक ही टर्म है, अलग अलग में पूछे जाते हैं। तो ये जब इंटरकोर्स करने के लिए यूज मतलब फीमेल्स और मेल्स पास में आते हैं तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन मतलब वो कंसीव करते हैं, इंटरकोर्स होगा, फिर उसके बाद स्पर्म जाएगा, किसके पास जाएगा, ओवा के पास जाएगा, दोनों मिलेंगे, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय के बाद यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा, फिर बच्चे का ग्रोथमेंट होगा, फिर डिलीवरी होगी ना। तो ये कंट्रासेप्शन मतलब जो ये कंसीव मतलब ये जो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, इसी को रोकना है। तो इसी को रोकने के लिए कुछ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कब यूज किए जाते हैं, पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन मतलब इंटरकोर्स के बाद यूज किए जाते हैं। भाई कोई भी इमरजेंसी कब यूज किए जाते हैं, जब चोट लग जाती है उसके बाद ही तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरीके से डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इमरजेंसी कंट्रासेप्शन को क्या बोलते हैं, तो पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, क्वाइटस मीन्स इंटरकोर्स के बाद जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं उसको इमरजेंसी कंट्रासेप्शन बोलते हैं। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में हार्मोनल भी आते हैं, कुछ पिल्स आती हैं, कुछ मेडिसिन, कुछ टेबलेट फॉर्म में आते हैं जो हार्मोनल होते हैं, कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आती हैं जो डायरेक्ट यूट्रस में फिट किए जाते हैं, और कुछ एंटी प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट भी आते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरॉन का मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डाउन कर देते हैं, फिर एबॉर्शन हो जाता है। अब ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। जब वहाँ एंडोमेट्रियम पे प्लांटेशन होता है ना, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये मदद करता है। लेकिन एंटी प्रोजेस्टेरॉन जब करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो इम्प्लांट रहेगा प्रोडक्ट वो बाहर आ जाएगा वजाइना के थ्रू। कुछ अदर्स भी होते हैं। तो इसका देख लीजिए, ये इंडिकेशन दिए गए हैं कि कंट्रासेप्शन, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कब यूज किए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कब यूज किए जाते हैं, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया हो। अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई बैरियर मेथड ना यूज किया गया हो, और इंटरकोर्स हो गया हो, जैसे कंडोम्स आते हैं बैरियर मेथड में, फिर इंट्रायूट्राइन कुछ आते हैं डिवाइस करके, तो वो अगर नहीं यूज किया गया तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। कंडोम रेप्चर, अगर कंडोम मान लीजिए बैरियर मेथड यूज कर रहे हैं इंटरकोर्स के दौरान, कंडोम रेप्चर हो जाए, फट जाए, तब भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिस्ड पिल, मान लीजिए कोई दवा ले रहे हैं वो समय से नहीं ले पाए और प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव हो गया, तब भी ले सकते हैं। डिलीवरी इन टेकिंग POP फॉर्म द 3 आवर सेक्सुअल, कोई असॉल्ट हुआ हो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या हुआ, यौन उत्पीड़न जिसको बोलते हैं, यौन उत्पीड़न जिसको सहमत के बिना अनुसार कोई इंटरकोर्स हो गया तो फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है। कोई रेप केस हो गया हो तब भी इंट्रा कंट्रासेप्शन दिया जाता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स इज नोन एज ऑलवेज इम्प्लांटेड। रिस्क या प्रेगनेंसी, कोई भी मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई और महिला को कोई बीमारी हो या कोई उसको रिस्क हो, या मदर्स को या बच्चे को, तभी ये कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो ये टाइम ऑफ ओव्यूलेशन के समय भी दिया जाता है। कुछ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेगा, ये जितनी चीज़ें मैं बता दिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कब दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछेगा हार्मोनल इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कौन से होते हैं। तो लीवोनार्गेस्ट्राल, आपको एकदम रटा होना चाहिए कि लीवोनार्गेस्ट्राल एक हार्मोन होता है जो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में यूज किए जाते हैं। ये एक क्या है, ये सक्सेसफुल साइड इफेक्ट इसमें, ये बस इतना ही याद कर लिए कि लीवोनार्गेस्ट्राल। फिर उसके बाद एक आता है यूलिप्रिस्टिल एसीटेट के नाम से आता है। ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर पे वर्क करते हैं। तो यूलिप्रिस्टिल आप एसीटेट भी एक याद कर सकते हैं। ये भी क्या करता है, एंडोमेट्रियम ग्रोथ, ये देख सकते हैं सप्रेस करता है फॉलिकल एंडोमेट्रियम ग्रोथ। डिले क्या करता है, ओव्यूलेशन एंड इनहिबिट इम्प्लांटेशन, ये ओव्यूलेशन को भी रोकता है और इम्प्लांटेशन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये क्या करते हैं। ये देखिए ये सब कुछ करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन को भी रोक देते हैं। और देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले ओव्यूलेशन को रोकते हैं, पहले लिख लीजिए सीरीज में, पहले ओव्यूलेशन होगा,
फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो ये तीनों चीज़ों को रोकते हैं। ओव्यूलेशन भी नहीं होने देंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडे उत्सर्जन नहीं होंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन को भी रोक देते हैं। मान लीजिए अंडे का उत्सर्जन हो गया तो फर्टिलाइजेशन को ये रोक देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन भी बाई चांस हो गया तो ये क्या करेंगे, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे यूट्रस में, एंडोमेट्रियम वाल पे। तो ये तीनों चीज़ को रोकता है ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अब ये कुछ दिए गए हैं, कुछ ड्रग दिए गए हैं, कंट्रासेप्शन ड्रग दिए गए हैं। यहाँ देखिए लेवोनार्गेस्ट्राल, यूलिप्रिस्टल, कापर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तो ये भी इमरजेंसी में आते हैं। कापर इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, वो कापर रिलीजिंग होते हैं, वहाँ पे जाके स्पर्म की मोटिलिटी को डाउन कर देता है, या फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ये कापर टी इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और एक होता है मेफेरेस्टोन होता है, एक एथिनिल एस्ट्राडियोल होता है। तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कुछ क्या हैं, ड्रग्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हाँ कुछ चीज़ें और यहाँ पे समझ लीजिए। पोस्ट क्वाइटल पिल्स को ही इमरजेंसी पिल्स भी बोलते हैं। वही चीज़ें मैं ऊपर बता चुका हूँ कि पोस्ट क्वाइटल मतलब क्वाइटस के बाद में। पोस्ट मीन्स क्या होता है, बाद में। प्री मीन्स क्या होता है, पहले होता है। प्री मीन्स क्या होता है, पहले होता है। पोस्ट मीन्स बाद में। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट आपका कोई आप डाक में भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस मतलब भेजने के बाद ही तो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। तो वही चीज़ें हैं। पोस्ट, एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर पोस्ट मीन्स क्या होता है, पोस्ट मीन्स बाद में। तो क्वाइटल पिल्स, इमरजेंसी पिल्स उसी को बोलते हैं। ये देखिए आल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इसको पोस्ट क्वाइटल या इमरजेंसी पिल्स को एक नाम से और जाना जाता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल किसको बोला जाता है, तो इमरजेंसी पिल्स को या पोस्ट क्वाइटल पिल को बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज़ रिकमेंडेड, ये जो इमरजेंसी पिल्स दिए जाते हैं ये रिकमेंड किया जाता है विथिन लगभग 72 हावर्स अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर कोई बिना बैरियर मेथड यूज किए हुए अगर सेक्स किया गया हो और उसके 72 घंटे में इसको यूज करना चाहिए, ये भी एक रिकमेंड किया गया है। ये देखिए इंडिकेशन कब इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स कब दिए जाते हैं, रेप हो गया हो, कंट्रासेप्टिव कोई फेलियर हो गया हो, मीन्स बैरियर कोई मेथड यूज किया गया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो वहाँ प्रॉब्लम फेल हो गया हो तो वो भी दिया जा सकता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो इन सभी केस में यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये जो कंट्रासेप्टिव इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, ड्रग्स दिए जाते हैं, इनका ये क्या करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देगा, एंड इम्प्लांटेशन को। अगर दो ऑप्शन में देगा, मान लीजिए एक दो ऑप्शन में देता है कि ये जो क्या करता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो आप लगाएंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बाय हाइपर मोटिलिटी एंड फैलोपियन ट्यूब यूट्रस ओवुलेशन। ये देखिए इफ़, मान लीजिए अगर ओवुलेशन को भी रोकता है ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए इफ़ यदि ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ओवुलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ओवुलेशन हुआ उसी समय मान लीजिए इंटरकोर्स हो गया और कोई भी फेल हो गया, वहाँ पे कोई बैरियर मेथड यूज किया गया हो, तो वो जाके तो ओवुलेशन हो ही जाएगा। ओवुलेशन हुआ फिर फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन अकर्स इन देन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो ब्लास्टोसिस्ट का ये इम्प्लांटेशन रोक देता है, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। अब इम्प्लांटेशन क्या है, ये सब चीज़ें अगर देखनी है तो पूरी सीरीज पढ़ाई गई है। आप प्लेलिस्ट चैनल फॉलो करें, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे ही तैयारी कराई गई है। ऐसा नहीं कि कहो कहीं और पे मैं तैयारी करा रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे और इसी चैनल पे। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं एकदम एंजॉय करिए और सभी वीडियो 8 से 10 घंटे डेली रिवाइज करिए वीडियो। अभी 2 मंथ टारगेट दिया गया है, मार्च तक पूरे कंप्लीट करिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीख गए सब चीज़ें। जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। जो कंट्रासेप्शन के बैरियर मेथड आपको बताना है कि बैरियर मेथड कौन होते हैं। तो बैरियर मेथड अभी मैं इसी वीडियो में चिल्ला के बोला हूँ 8-10 बार, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बैरियर मेथड में ना ट्यूबेक्टोमी नहीं आता है, ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं, कंडोम्स आते हैं जो बैरियर मेथड में, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गया, फिर कंडोम्स हो गए, तो ये आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बैरियर मेथड में लगाएंगे। नेक्स्ट में ये देखिए, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन इज इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विथिन। अगर इमरजेंसी क्वेश्चन कह रहा है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जो यूज किए जाते हैं वो इफेक्टिव कब होंगे, किसके बीच में, विथिन मीन्स बीच में होता है, कब दिए जाएंगे तो वो इफेक्टिव होंगे, मतलब वर्क करेंगे। तो 12 घंटे में दिए जाएंगे इंटरकोर्स में, नहीं इंटरकोर्स के बीच के बाद 24 घंटे नहीं, 72 घंटे अभी मैंने बताया है। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन हुइच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइज अगर अकर्स। ये क्वेश्चन कह रहा हुइच पार्ट, कौन सा पार्ट है फीमेल्स में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा फीमेल्स में पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बताइए, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है क्या, कि वजाइना में होता है, कि फैलोपियन ट्यूब्स में, कि सर्विक्स में। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो यहाँ तो सीख ही ले रहे हैं, यहाँ तो मैं अच्छे से बता ही दे रहा हूँ। तो आप रिप्रोडक्शन के मैं पूरी अच्छे से बताए हूँ, प्लेलिस्ट जाएंगे वहाँ मिल जाएगी। रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए, वहाँ पे हर एक क्लियर किया गया, कभी भविष्य में क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। तो वहाँ पे जाइए, सब चीज़ें करिए। लेकिन आप देखिए हुइच पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फीमेल्स का कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट यूट्रस ही लगाएंगे और सही कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। और कहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, वो भी मैंने बताया सब। तो सी ऑप्शन करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दी सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट कंट्रासेप्शन इज फीमेल्स इज कॉल्ड। सर्जिकल मेथड बताना है जो सर्जरी के द्वारा। सर्जिकल मेथड में मतलब मान के चलिए कि इसमें कट किया जाता है। तो सर्जरी, कभी भी सर्जरी देखेंगे कि कोई भी अगर ट्रॉमा हो गया, कोई भी केस हो गया, तो सर्जरी क्या मतलब, सर्जरी में कट ही तो किया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी में तो कट किया जाता है, वेसेक्टोमी में भी कट किया जाता है। इंट्रा यूट्राइन इंसर्शन में इसमें तो कोई कट होता नहीं है। ओरल कंट्रासेप्शन में कोई कट होता ही नहीं है। अब इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो सकता है और सेकंड भी सही हो सकता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पूछ रहा है फीमेल्स के केस में पूछ रहा है, तो आप वेसेक्टोमी तो लगाएंगे नहीं। वेसेक्टोमी स्पर्म, यहाँ यस आता है ना, मैंने ठीक बताया नहीं था। बेशक मतलब यस ही देखिए आता है, तो यस से स्पर्म होता है। स्पर्म किस में निकलता है, मेल्स में निकलता है। तो वेसेक्टोमी तो मेल्स में किया जाता है ना। ट्यूब काटा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब तो एक ट्यूब ही है। ट्यूब को काटा जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इनहिबिशन ओव्यूलेशन। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताइए व्हिच कंट्रासेप्टिव, कह रहा कौन सा इसमें कंट्रासेप्शन मीन्स होता क्या है जानते हैं ना, जो कंसीव होते हैं महिलाएं, जब मान लीजिए इंटरकोर्स हो गया, सेक्स हो गया, सेक्स के बाद क्या स्पर्म जाते हैं ओवम से मिलने, तो उसी को कंसीव कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है उसको कंसेप्शन बोलते हैं, कंसीव करने को बोलते हैं। कंसीव करने की क्रिया को रोकना कंट्रासेप्शन कहलाता है। व्हिच कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन को रोकता है। प्रेगनेंसी मान लीजिए 28 दिन का है, तो कितने दिन में नेचुरल साइकिल 28 पीरियड्स पूरा, एक फीमेल्स की 28 दिन की पीरियड्स चल रही है, तो ओव्यूलेशन अंडे का उत्सर्जन कितने दिन में होता है, 14 दिन में होता है, मिड में होता है एकदम 14 दिन में। तो ये इनहिबिटिंग, ये ओव्यूलेशन को कौन रोकता है, कंडोम्स रोकते हैं भाई। कंडोम्स कैसे रोकेगा, कंडोम्स ओव्यूलेशन को रोकता ही नहीं है। फिर उसके बाद कंडोम्स लगाने से महिलाएं में जो पीरियड चलता है वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, वो तो होगा ही। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लें, या फिर कापर टी भी नहीं होगा, डायफ्राम भी नहीं होगा। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कुछ ऐसी पिल्स आती हैं, इसको लेने पे क्या होती हैं, ये ओव्यूलेशन नहीं होता है। जैसे सहेली आती हैं, माला, यानी ये सब क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को ही इनहिबिट करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART एक टेक्नोलॉजी है। व्हिच इज नॉट टाइप, कौन इसमें क्या है, IVF है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, सरोगेसी, या फिर हेस्टेक्टोमी। तो इसमें हेस्टेक्टोमी जो होती है ये नहीं है। हेस्टेक्टोमी ART में नहीं आती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये सब क्वेश्चन मैं कराया हूँ। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये सब चीज़ें बताया हूँ। IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार मैंने ये कराया है, लगभग 30-40 बार तो वीडियो में करा चुका हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज मेल्स। मेल्स में परमानेंट मेथड कौन सा होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि वेसेक्टोमी किया जाता है। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। दी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट रिवर्सिबल, ये देखिए रिवर्सिबल मतलब दोबारा वापस आ जाएगा। एंड इनवॉल्व ब्लॉकिंग और सीलिंग द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना, सील करना, इस कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। तो दी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट रिवर्सिबल
और रिवर्सिबल एंड इन्वॉल्व ब्लॉकिंग और सेलिंग द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपिया वैसे तो यहाँ पे रिवर्सिबल लिख दिया गया ना, यहाँ इन रिवर्सिबल होता है, तो उस पर अगर कंडोम्स, इंट्रायूटाइन ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी, तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को ही काटा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। बैरियर मेथड कौन सा नहीं है, बैरियर मेथड डायफ्राम, कंडोम्स, और इसमें कॉपर टी दिया गया है और एक सर्वाइकल कैप दिया गया है। ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के बताने हैं। तो बैरियर मीन्स कौन सा रोकता है स्पर्म को जाने से, फर्टिलाइजेशन को रोकने से, तो डायफ्राम हो गया। कंडोम्स तो होता ही है, एक सर्वाइकल कैप्स भी होता है, डायफ्राम। कॉपर टी नहीं होता, कॉपर टी तो ये स्पर्म को रोकता थोड़ी है। स्पर्म कॉपर टी क्या होते हैं, कॉपर टी लगाया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, तो ये बैरियर मेथड नहीं, बैरियर मेथड में नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हिच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज नोन एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। वो क्वेश्चन आ गया ना, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स किसको बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव को बोलते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आपका ऑप्शन में सी दिया गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, व्हिच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब होता है प्रेगनेंसी को हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट, कोई रेप केस हो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो, कोई बैरियर मेथड से इंटरकोर्स के टाइम यूज किया गया है, वो बैरियर मेथड काम नहीं किया हो, फट गया हो, तो और प्रेगनेंसी उनको चाहिए नहीं, तो उसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कोई सेक्सुअली जो डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होती है, उसको अगर रोकना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना हो, अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करना हो, तो कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं, तो सबसे बढ़िया है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कंडोम्स सबसे बेस्ट है। ओरल कंट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में देखिए कंडोम्स लिखा भी गया है, कंडोम सबसे बेस्ट है। अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को, इन्फेक्शन को रोकना है तो कंडोम्स बेस्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल। जो कंट्रासेप्टिव ओरल मीन्स जो माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू दिए जाते हैं पिल्स, वो बर्थ कंट्रोल कैसे क्या, अगर बर्थ कंट्रोल तो वो रोक ही रहे हैं, बर्थ कंट्रोल को हेल्प कर रहे हैं रोकने में, तो वो कैसे क्या करते हैं, वो ओव्यूलेशन को रोक करके, हाँ सही है, ओवा को किल करके, या स्पर्म को क्या करके किल करके, ओवा को मार करके, या स्पर्म को नहीं, वो प्रिवेंट ओव्यूलेशन को रोक करके। मोर देन वन ऑप्शन इज अबव, एक ऑप्शन से अधिक ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसमें वही लगाएंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं। ओव्यूलेशन को इसमें दिया गया है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हार्मोनल उसमें होते हैं, ओरल के थ्रू दिए जाते हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसको ओरल पिल्स बोलते हैं। उसमें प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करते हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, वो प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ही तो खेल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मैंने पीरियड्स पढ़ाया है उसको जाके देखेंगे, वहाँ पे बताया है कौन सा हार्मोन कब काम करता है, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ब्लीडिंग फेज, वो सब चीज़ें बताई गई है ना, वो सब जाइए देखिए। एक ही वीडियो में, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सब एकदम पिला दिया जाएगा, सब कुछ कंसेप्ट, सब चीज़ करनी पड़ेगी। द पीरियड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ये तो यार लगभग 40-50 बार तो बताए ही होंगे। ये कह रहा है कि नेचुरल साइकिल जो चलती है महिलाओं में, फीमेल्स में, वो कह रहा है अगर वो बंद हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बताया है मैंने। 45 to 15 ईयर्स की एज जब फीमेल्स की हो जाती है तो मीनोपॉज कंडीशन आ जाती है। मीनोपॉज मतलब पुश, ये देखिए PAUS, पिस क्या होता है, मीनोपॉज। और जब शुरू होता है 13-14 साल में, जब फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होते हैं तो उसको मीनार्ची बोलते हैं। ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। स्टॉप को मीनोपॉज लगाइए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। दी फर्टिलाइजेशन एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म जाके मिला होगा, दोनों मिले होंगे स्पर्म और एग, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बन गया। ये सेल्स में चेंज होता है, जाइगोट ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये जाके मारुला अरुला स्टेज, काफ़ी स्टेज आती है। फर्टिलाइजेशन की स्टेज बताई गई है, फर्टिलाइजेशन की स्टेज पढ़ लेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। वो जाके देखिए, सब चीज़ देखिए, बस देखिए और कुछ मत करिए। सोइए, सोना जागना, खाना पीना सब बंद कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, जब आवश्यकता लगे तभी खाइए। तो
बस पढ़ते ही रहिए। फर्टिलाइजेशन, एक जाइगोट गेट इम्प्लांटेड द, अब देखिए कह रहा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो जाके कहाँ पे इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद तभी तो बच्चे का वहाँ पे ग्रोथमेंट होगा। सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड चलेगी, 9 मंथ चलेगा, फिर बच्चे का जन्म होगा। तो वो इम्प्लांटेड कहाँ होता है, सर्विक्स में? नहीं भाई, सर्विक्स में कैसे होगा, वहाँ इतना जगह कहाँ पे है। ओवरी में हो जाएगा तब तो उसको, ओवरी में अगर इम्प्लांटेड हो गया तब तो बीमारी हो जाएगी, डिजीज को बोलते हैं। वजाइना में होगा तब भी बीमारी हो जाएगा। यूट्रस में डायरेक्ट होता है, यूट्रस में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर होती है जहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड मिलता रहता है। तो फर्स्ट में यूट्रस लगाएंगे, यूट्रस में जाके क्या होती है, इम्प्लांट होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और मैंने काफ़ी बार इसको कराया भी है। आप क्वेश्चन अगर रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन को आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कर पाएंगे। व्हिच टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है। इसका अगर डिटेक्ट करना है किसी पेशेंट में, मान लीजिए एड्स का अगर डिटेक्ट करना है कि एड्स उस पेशेंट को है कि नहीं, तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? नॉर्थ तो यूज नहीं किया जाता, जहाँ पे नॉर्थ होगा साउथ होगा वो गलत कर देंगे, नॉर्थ साउथ नहीं, बेस्ट वाला आएंगे। बेस्ट मतलब वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है एलाइजा को कंफर्म करने के लिए, तो एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। जैसे मैं पूरा भर्रे से याद किया हूँ ना, ऐसे पूरा टिप पे होना चाहिए आपके भी। ये देखिए वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वेस्टर्न ब्लॉट किस चीज़ को डिटेक्ट करता है। वेस्टर्न ब्लॉट ये जो डिटेक्ट करता है प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, प्रोटीन को ये चेक करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन जो इसमें एड्स के टेस्ट में किया जाता होगा ना, तो वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन को डिटेक्ट करता है ये। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहले फर्स्ट पे एड्स का टेस्ट के एड्स चेक करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, फर्स्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। मान लीजिए ये टेस्ट किया गया और पेशेंट पॉजिटिव आ गया, इसका टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तब इस एलाइजा को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एलाइजा को कंफर्म करने के लिए कि एक पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव आ गया है, अब उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन लगाइए, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देखिए ये चीज़ें लिखी गई हैं। एलाइजा टेस्ट क्या होता है? व्हिच स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। एलाइजा टेस्ट इज पॉजिटिव, द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ये देखिए अगर एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसको कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाएगा कि कंफर्म डायग्नोसिस। अगर वेस्टर्न ब्लॉट भी पॉजिटिव आ जाता है तो ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि उस पेशेंट जो है उसको HIV इन्फेक्शन जरूर हुआ है। ये देखिए HIV वायरस ही क्या करते हैं? एड्स काज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एड्स बीमारी को कौन से वायरस एड्स बीमारी करते हैं? वो HIV वायरस होता है। दिस वायरस, ये जो HIV वायरस होता है, हैज़ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है बिफोर स्टार अटैक द इम्यून सिस्टम। भाई HIV जब वायरस जो होता है किसी पेशेंट को इन्फेक्ट कर देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि आज ये इन्फेक्शन शरीर में गया और 10 दिन बाद ये क्या करता है, अपने जो मैकेनिज्म है शो करने लगेगा कि उसको सिम्टम दिखाई देने लगेंगे कि इसको एड्स है। ऐसा नहीं है। HIV वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत काफ़ी होता है। लगभग अगर कोई पेशेंट एड्स से ग्रसित हो गया, एड्स उसको हो गया, तो लगभग वो 10 साल तक जी सकता है। उसके डिपेंड करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना तगड़ा है। अगर मोटा तगड़ा खूब है, खाया पिया खूब है, तो 10 साल तक जी सकता है, तब जाके मृत्यु होगी। तो तुरंत नहीं ये HIV वायरस तुरंत नहीं मारता है कि आज इन्फेक्शन हुआ HIV से और वो 10-20 दिन में मर जाएगा, ऐसा नहीं। उसके इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड, अगर पूछा जाए कि डिपेंड किस पे करता है कि वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, तो उसके तगड़े होने पे, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर, जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और कितना वो हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा रहेगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा। अगर पतला ही रहेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो नहीं रह पाएगा। ये देखिए ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखिए NCERT में एकदम एग्जैक्ट लाइन लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन मतलब होता ही है उसको निकाल देना, किसी चीज़ को हटा देना। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कब आया था? 1971 में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये देखियो प्रेगनेंसी को हटाना, टर्मिनेट करना। कंसिडर द सेफ अप टू द मे वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का कौन सा सप्ताह होता है कि ये MTP कराना
कराना सही है। एमटीपी क्यों कराया जाता है? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, सेफ प्रेगनेंसी नहीं होती है, कोई सेफ केस, कोई रेप केस हो गया है, काफ़ी तो प्रॉब्लम हो जाए प्रेगनेंसी, मान लीजिए किसी को टर्मिनेट कराना है तो कौन सा सेफ पीरियड है? तो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी अबार्ट हो गया, 8 वीक तक सेफ माना जाता है। 8 वीक तक करा देंगे तो और अच्छी बात है, 12 वीक तक कराएंगे तो और अच्छी बात है, 18 वीक तक कराएंगे तो नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें अवॉइड जो बच्चे का जन्म, जब प्रेगनेंसी पीरियड चलती है तो बच्चे के काफ़ी चीज़ें बन चुकी होती हैं, उसका हाथ पैर नाक सब चीज़ बन चुका होता है, काफ़ी चीज़ें बन चुकी होती है, तो उस समय दवा खाएंगे तो वो कट कट के निकलना होता है वजाइना के थ्रू। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को अगर सेफ पीरियड की बात किया जाए तो 12 वीक्स मीन्स 3 मंथ, तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है और आपको यही रटना भी है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एट द इनिशियल वॉलेंट्री एमटीए लीगलाइज गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 में अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशन अवॉइड द मिसयूज। इसको मिसयूज नहीं करना है। एमटीपी डन द फॉलोइंग सिचुएशन, कब एमटीपी कराया जा सकता है? फेल्योर, अगर कंट्रासेप्टिव कोई है उसका फेल हो गया हो, रेप केस हो गया हो, या फिर कंटिन्यूड प्रेगनेंसी हार्मफुल फेटल, अगर बच्चे को और मदर्स को कोई मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई और उसको दोनों को कोई प्रॉब्लम हो, अगर तो क्या कर देंगे उसको, क्या करेंगे? एमटीपी करा सकता है। तो फिर 12 वीक्स ये दिया गया है, ये सेफ मेथड है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट आगे ही क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी आर्टरी, हाँ थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हुई हेल्प इन द प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कौन से कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं? तो कंडोम से ही होता है, मैंने बता ही दिया, ऊपर ही बताया है। नेक्स्ट में देखिए, ये देखिए हाउ मेनी आर्टरी आर देयर इन एन अम्बलाइकल कार्ड। ये देखिए, ये मान लीजिए ये टूटू है, बच्चा है, यूट्रस में ये पूरा है, अब यहाँ से ये प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा ऐसे ही होता, प्लेसेंटा से ये एक अम्बलाइकल कार्ड निकलता है, फिर बच्चे को अम्बलाइकल कार्ड, यही तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा से और बच्चे से ये जुड़ा, कौन जोड़ता है? एक पाइप टाइप होता है, वो होता है अम्बलाइकल कार्ड। अब इस अम्बलाइकल कार्ड में यहाँ से तो ब्लड जाएगा। बच्चे का भोजन क्या होता है? बच्चे का भोजन ऐसा है नहीं कि वो जाएगा, जो महिलाएं, जो मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वो कुछ खाएंगी तो बच्चे को ऐसा थोड़ी मिलता है कि हम रोटी खा रहे हैं तो इसके अंदर रोटी जाएगा, चावल जाएगा, ऐसा नहीं। ब्लड के माध्यम से इसको फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये प्लेसेंटा बच्चे से, मम्मी से ये प्लेसेंटा लेगा, प्लेसेंटा क्या लेगा? ब्लड लेगा। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड इसी अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू बच्चे में आएगा और फिर उसके बाद बच्चे का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर मम्मी के रास्ते इधर चला आएगा। तो ये एक बैरियर, ये रोल करता है ट्रांसमिशन का अम्बलाइकल कार्ड। अब अम्बलाइकल कार्ड में क्या होगा? वेन होंगी और आर्टरी दोनों होती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सीधे पाइप होती है चली जाएगी, इसमें वेन और आर्टरी दोनों होते हैं। तो हाउ मेनी आर्टरी कह रहा, कितनी आर्टरी? ए पहले आता है ना, तो ए हमेशा 2 होगा। आर्टरी और बेन, बी तो बाद में आता है, लेटर में जब पढ़ेंगे ना तो बेन जो होती है 1 होती है। शुरू में जब प्रेगनेंसी होती है तब तो 2-2 सेम होते हैं, 2 आर्टरी भी होगी, 2 बेन होगी। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब वो अलग लेवल की है। तो लेकिन जब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं कि इतने मंथ उतना मंथ, तो आर्टरी 2 लगाएंगे, बेन 1 लगाएंगे। जो ए आएगा वो मेन होता है। ए आर्टरी 2 होती हैं, बेन 1 होता है। तो ये आप लगा सकते हैं। इसमें देखिए हाउ मेनी आर्टरी से भी इसमें पूछ रहा है कि आर्टरी कितनी होती है, तो आर्टरी 2 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ में आया ही होगा। यहाँ देखिए चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि अम्बलाइकल कार्ड होता क्या है। अम्बलाइकल कार्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान इट इज ए फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट द फीटस टू द मदर। मदर्स, फीटस से किसको कनेक्ट करता है? मदर से। मदर्स में कहाँ पे? प्लेसेंटा में। द कार्ड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट द बेबी एंड आल्सो कैरी अवे द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बेबी। ये मदर से क्या लेके आएगा? न्यूट्रिएंट लेके आएगा और बच्चे से एक्सक्रीटरी बेस्ट, जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो मदर्स में जाएगा। ये देखिए दी कार्ड इज मेड अप ऑफ 2 आर्टरी। देखिए 2 आर्टरी होती हैं, 1 वेन होती है। आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड लेके जाती है हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड ले जाती है। ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए यार। नहीं पता है तो वीडियो को देखिए और सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट को सीखिए। आसानी से सब चीज़ें नहीं मिलती, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय द मेल। मेल में जो बर्थ को रोकना है तो कौन सी डिवाइस यूज किया जाएगा? तो ये कॉपर टी किस में यूज किया जाता है? फीमेल्स में। डायफ्राम फीमेल्स में। कंडोम मेल्स में। ओरल पिल्स कौन लेता है? फीमेल्स लेता है। तो एक ही तो आपको दिख ही रहा है कि मेल्स में यही यूज किया जाता है। तो 3rd ऑप्शन लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। और
देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉपर टी यूज किया जाता है, महिलाओं में कॉपर टी यूज किया जाता है, कॉपर टी वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसको मार देता है क्या, कि बैक्टीरियोस्टिड बैक्टीरिया को रोक देता है। तो ये क्या करता है, स्पर्मिसिडल। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पर्म को मार देता है, क्योंकि कॉपर होता ही है, कॉपर हार्मोन जो होते हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन और देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से सेक्स करने से कौन सी बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती है फीमेल्स में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सी होती है, गोनोरिया जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सिफिलिस भी होती है और एड्स भी होते हैं। यही तीनों बीमारियां हैं जो सेक्स से फैलने वाली बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो ये तीनों लिख लीजिए अच्छे से, ऐसे लिख लीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। और इसमें पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस तो ये सेक्स करने से नहीं फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे चलेंगे देखेंगे, कभी फिर और क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आप लोग, आई होप सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं जिसको समझ में आया 2, 4, 5, 6 बार यही वीडियो देखे, रिवाइज करें। ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो अच्छी नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाया गया है एकदम पूरे जोश और जुनून से, तो समझ में चीज़ें आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही तो बार बार इस वीडियो को रिवाइज करें। और जैसे जैसे अभी मैं बता दूंगा इसमें कि कैसे आपको कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी PDF डाउनलोड करनी है। और न्यू स्टूडेंट हैं तो वो फॉलो करें, और पुराने स्टूडेंट हैं नहीं समझ में आ रहा कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन सी वीडियो देखनी है, तो आप चैनल से तैयारी करें। और इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कहीं पे नर्सिंग के फील्ड में कोई नहीं करा पाएगा। आप वादा है मेरा और चैलेंज भी है, तो आप चैनल से, इसी चैनल से जुड़ जाएं और 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। अगर आप सब कुछ चीज़ें सीख गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले गए, मार्च तक पूरा कंप्लीट सिलेबस कर ले गए ना, तो फिर रिवाइज ही बचेगा और आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, CET नीट चैनल को सर्च करिए। यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये पेज मिल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये मेरे चैनल का लोगो मिल जाएगा, ये मेरे चैनल का नेम मिल जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। यूट्यूब पे देखिए ये मेरे चैनल का फ्रंट पेज कवर फोटो है। फिर यहाँ पे आएंगे, मेरे चैनल पे 55,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आ पाएँ। 1600 वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आपको लगभग 700-800 वीडियो देखनी है। अब आप वीडियो कैसे देखेंगे, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो समझ में नहीं आएगा कौन सी वीडियो कब देखनी है, तो इस वीडियो सेक्शन में जाइए। चलिए मैं वीडियो सेक्शन में जाता हूं और ये वीडियो आप जाके देखिए, 28 मिनट की वीडियो है। यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ PDF मिल जाएंगे प्लेलिस्ट नेम की, कि कैसे कैसे वीडियो आपको देखनी है। ये वीडियो आप जाके ढूंढ लीजिए। ये अभी 2 वीक्स पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उत्तर प्रदेश। ये आप देखेंगे, ये वीडियो आपको देख लेनी है, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन की गारंटी 100% है। क्वेश्चन अगर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो कराई गई हैं 170-180 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। अब आप कितना गेन करते हैं, कितना क्वेश्चन वहाँ पे सही करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, डिपेंड मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कितना नोट बनाते हैं, टाइम